बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, पीएसएल की रौनक चल रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल की रौनक भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। इस वक्त इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, चाहे वो पीएसएल की हो चाहे वो आईपीएल की हो। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी लीग है, जबकि आईपीएल को पहले नंबर पर रखा गया है। आई डोंट नो, अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो हमें बेहतर नज़र आती है। अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैटर्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर फन फेयर की बात करें तो आईपीएल में वो चीज़ें हमें बहुत नज़र आती हैं फाइनेंशियली लिहाज से, और उसके साथ जो ग्लैमर, जो बॉलीवुड का जो वो तड़का लगाते हैं, ज़ाहिर है वो भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है। तो फिर पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है अगर उसकी बात करें, जिस तरह न्यूजीलैंड में परफॉर्म करके आया पाकिस्तान, पैथेटिक परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। और फिर क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो क्या होगा? डोमेस्टिक की क्रिकेट में हमारे पास कोई तगड़े प्लेयर आ नहीं रहे। और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया भी हम लोग खेल के आए। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के इस प्लेयर से बेहतर है, न्यूजीलैंड के इस प्लेयर से बेहतर है। सो कंपैरिजन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, जबकि अगर उसको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने अपने बड़े प्यारे दोस्त क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की क्रिकेट के ऊपर इनकी बहुत नज़र है। और पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की क्रिकेट को भी वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हर चीज़ का जो है वो उनको नॉलेज भी बड़ा ठीक ठाक है। उस्मान भट्ट मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। उस्मान भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान नवाज भाई, भाई। आप पाकिस्तान आए, एक तो आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो और मच। उस्मान भाई, बात हम शुरू करते हैं। हमारे नॉर्मली जो बात की जाती है वो, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो एज ए ऑस्ट्रेलियन, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडियन प्रीमियर लीग का कोई कंपैरिजन है? बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई आपके क्वेश्चन करने का। आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है अगर हम इसको देखें इस तनाज़र में कि आईपीएल का पीएसएल के साथ क्या कोई किसी किस्म का कंपटीशन बनता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आईपीएल गालबन स्टार्ट होता है 2008 में या 7 में उसकी ड्राफ्टिंग हुई थी पहली जी बार, जी जी। जबकि पीएसएल का ये 10वां साल है। आप देखें कि 2008 से लेके अब तक इंडिया की क्रिकेट कहाँ पे चली गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 10 सालों में कहाँ पे चली गई है। ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ज़्यादा डिटेल किस्म का एनालिसिस, एक इंसाइट देता है कि उन्होंने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं। आईपीएल से टैलेंट भी आया है। उनकी टी20 टीम देखें, टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं। इसके अलावा वो टेस्ट चैंपियनशिप के हमेशा फाइनल में जाते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक वो गए हैं। और पाकिस्तान की टीम पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर कोई भी मेजर सिवाय एक चैंपियंस ट्रॉफी को आप निकाल दें 2017 में, जो कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी में जीता, उसके अलावा पाकिस्तान की टीम कहीं भी खातर ख्वाह जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। तो इस सारे तनाजुर के अंदर अगर देखा जाए तो आईपीएल और पीएसएल का आपस में कोई कंपटीशन नहीं बनता। मैं आपके क्वेश्चन को मज़ीद वैलिडेट करने के लिए मैं अभी की एग्जांपल कोट करता हूं। आप देखें जो अभी भी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, 4, 5, 10 मैच जितने भी हुए हैं पीएसएल 10 के, जी जी जी। उसमें मोस्टली 1-2 परफॉर्मेंसेस को निकाल के साहिबजादा फरहान की या 1-2 और परफॉर्मेंसेस को आपके मोस्टली बाहर के प्लेयर्स जो हैं वो आके परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तानी ग्राउंड्स के ऊपर। जो कराची किंग्स ने मैच जीता या उससे पहले 1-2 और मैचेस के अंदर भी। आई थिंक इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को आपके एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी ड्राफ्टिंग जो पीएसएल की होती है, उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं, जिस तरीके से उनको चांसेस देते हैं आप, या जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ा गैप है। और हम अनफॉर्चुनेटली इस गैप की असेसमेंट नहीं कर रहे। हमारा जो पीएसएल आप 1 से लेके 10 तक हम खेलते आ रहे हैं, कुछ प्लेयर्स जो कि टीम जिनको छोड़े हुए 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, वो अभी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। शोएब मलिक भी तो खेल रहे हैं ना, 43 हाँ इनकी जी, एज हो चुकी है। शोएब मलिक को आप देख लें। इसके अलावा और भी प्लेयर्स जो हैं, अभी गालबन लास्ट सीजन तक सरफराज अहमद भी खेल रहे थे, और जी उसके जी। अलावा बाकी भी जो प्लेयर्स हैं। तो आप देखें, शोएब मलिक अगर खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने 2 या 3 जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, आपने उनकी कुर्बानी दी है, तो इसीलिए वो टीम में है, या कोई भी और प्लेयर्स। तो एक बेसिकली स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं मौजूद। क्या ही बेहतर होता कि अगर पीसीबी कुछ गाइडलाइंस
कुछ एसओपीज या कुछ इस तरह की क्रिएशन करता कि ये एक क्राइटेरिया है उनको, ये इस क्राइटेरिया पे जो बंदे प्लेयर्स पूरे उतरेंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे। बट आई थिंक ये सारा जो सिस्टम है पीएसएल का, ये नवाजने के लिए मुझे लगता है कि इसको मतलब कि इसको ड्राफ्ट किया गया या इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जब आप इस तरीके से अपने मामलात को डिज़ाइन करेंगे, उनकी उसकी कोई इवेल्युएशन नहीं करेंगे, उसकी कोई असेसमेंट नहीं करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो अनफॉर्चुनेटली आप जितना मर्जी परफॉर्म कर लें इस लेवल के ऊपर, कर भी लें, जीत भी जाए, बट ऊपर का जो रिजल्ट है इसके बाद का जो प्लेयर्स आप लेके जाएंगे आगे, वो आपको उस तरीके से नहीं रिजल्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन उस्मान भाई इसमें आप एक चीज़ ऐड करें कि अगर आईपीएल की आप बात कर रहे हैं, और ठीक है कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर जिसकी आपने बात की, जिसको हम डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नाम देते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर तो वही है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ जब से इंडिया की क्रिकेट टीम बनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आप समझते हैं कि आज अगर इंडियन क्रिकेट टीम एक मुकाम पर है, या जिस तरह उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, आईसीसी जितने भी अब उनके इवेंट्स हुए हैं, एशिया कप हो रहे हैं, बाकी जो क्रिकेट हमें नज़र आ रही है, तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और वो जो पॉलिसीज़ हैं उनका उनका जो है ना होना, आप क्या समझते हैं कि वही फ़र्क है इनका? बहुत ज़्यादा फ़र्क है शाहनवाज भाई। आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया का जो सिस्टम है, रणजी ट्रॉफी और उसके बाद जो उनकी जो ओडीआई का टूर्नामेंट होता है, उसके टॉपर्स आपको हमेशा टीम में या तो दिखेंगे 11 के अंदर या 16 के अंदर, या जो उनका पूल है तकरीबन कोई 50 से 100 प्लेयर्स का, उसके अंदर आपको दिखेंगे। आप इस वक्त इंडिया की 3 से 4 टीमें तैयार कर सकते हैं उनके बैकअप प्लेयर्स की, हर फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर और उसके बाद T20 के अंदर। आप ऐसा क्या पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्लेयर है, उसके 3 या 4 बैकअप हैं? अनफॉर्चुनेटली आपके स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रणजी ट्रॉफी के जो टॉपर्स हैं पिछले 4 साल के, उनको एक प्लानिंग के तहत टीम के अंदर लाया गया है। अच्छा ही है। मैं मिसाल देता हूँ आपको सरफराज खान की। सरफराज खान पिछले 4 या 5 साल से मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे मुंबई की टीम की तरफ से, मगर सरफराज खान को भी टीम में आने के लिए 2 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि उनसे बेहतर मुंबई की टीम के प्लेयर टीम के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, एक और क्राइटेरिया भी आपको मैं बताता चलूं कि वो जो डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं, उनको रेड बॉल क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट में जो प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आते हैं, बल्कि सारे खेलते हैं, लेकिन जो आईपीएल की इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमने मोस्टली देखा है कि उनको ये बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। हाँ जी, उसके लिए उनका सिस्टम, लाइक अगर आप एक किसी भी आप जो फ्रेंचाइज है उसकी मिसाल लेते हैं, उनके अपने अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत वो बंदे को पॉलिश करते हैं। उनकी प्लेयर डेवलपमेंट, आपकी जो करियर डेवलपमेंट के साथ साथ एक प्लेयर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर पूरा पूरा साल ये सिलेक्ट करने के बाद काम करते हैं। प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं, प्लेयर्स को डिफरेंट किस्म की जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो ऑफर करते हैं, जाके टीम में जब तक वो 1 या 2 साल के बाद जब अपना शुरू करता है तो वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बन चुके होते हैं। आईपीएल ने बहुत से प्लेयर्स को ऐसा पॉलिश करके आगे उनको रणजी ट्रॉफी या दूसरी ट्रॉफीज के अंदर खेलने में मदद भी फराहम की है इस पूरे सिस्टम से। लेकिन पीएसएल से आप मुझे बता दें कि कोई बंदा जिसने अपना डेब्यू किया हो और उसके बाद वो जाके डोमेस्टिक के अंदर भी उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया और फिर वो टीम में आया हो, ऐसी तो मिसालें आपको मिलेंगी कि पीएसएल में कुछ लोगों ने परफॉर्म किया, आप उनको टीम में ले आए, फिर उसके बाद वो टीम में ही रहे, लाइक शादाब खान है, हसन अली है, फिर शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है। हाँ जी, इनको आपने प्रॉपर अपने नीचे नहीं यूटिलाइज किया। आप हारिस रऊफ की बात करते हैं, हारिस रऊफ आप मुझे बताएं कि एक टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, 10 ओवर उन्होंने टोटल किए हैं। क्या एक बॉलर जिसको आप डोमेस्टिक या इस लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान को हर फॉर्मेट के अंदर ओडीआई और T20 के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आज इतने सालों के बाद भी इतनी वो बॉडी लैंग्वेज है उनको नहीं इजाज़त देती कि वो टेस्ट मैच खेल सकें, जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी जो टेस्ट क्रिकेट है वही असल क्रिकेट है, वही टेम्परामेंटल क्रिकेट है। और हमारे गिले शिकवे भी यही होते हैं कि जी लड़का आप डोमेस्टिक का परफॉर्मर जो है वो आप खिला नहीं रहे, वाइट बॉल क्रिकेट। हालांकि आजकल की क्रिकेट में तो द वे ऑफ इनकम, वे ऑफ मनी, तो उन लोगों ने अपने स्टेमिना ही इतने डेवलप किए हुए हैं कि मैंने सिर्फ 4 ओवर करने हैं, मैंने सिर्फ 10 ओवर करने हैं, वाइट बॉल क्रिकेट की तरह उन्होंने अपने आप को डेवलप किया हुआ है। तो इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा नुकसान। आप देखें,
आपके पिछले 3 या 4 टूर्नामेंट्स के अंदर शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, ये मेन अटैक रहा है आपका। इस अटैक ने आपको कोई भी टूर्नामेंट जितवाया हो, कोई भी आपको एशिया कप या कोई भी आईसीसी का इवेंट जितवाया हो, या एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को निकाल के आपको कोई भी और सीरीज ऐसी नोटेबल नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर इन्होंने परफॉर्म करके आपकी टीम को जितवाया हो। मैं पिछले 4 सालों की बात कर रहा हूँ, गालबन आप पिछले 5 सालों का जो है सारा रिकॉर्ड उसको निकाल के एनालिसिस कर दें, आपको नहीं मिलेगा। तो इससे ये साबित होता है। और इनमें से देखें, ना तो शहीन शाह अफरीदी पूरा सीजन खेलते हैं डोमेस्टिक, ना ही हारिस रऊफ खेलते हैं, ना ही नसीम शाह खेलते हैं। तो जो फिर आपके परफॉर्मर्स जो डोमेस्टिक के ऊपर ओवर द ईयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैटर्स हों चाहे वो बॉलर्स हों, उनका तो फिर ऐसे ही है ना कि वो फिर उसी लेवल तक रहेंगे। या फिर आपके दरमियान डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हमने कौमी टीम के अंदर इन्हीं बंदों को रखना चाहिए, परफॉर्म करें ना करें, डोमेस्टिक के अंदर ये जो मर्जी कर लें, हमने इनको नहीं इधर आने देना। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना उस्मान भाई कि मोस्टली हमने देखा है कि जब इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को, तो उसका जो रिजल्ट था वो पाकिस्तान की फेवर में आया। जब तक ये प्लेयर खेलते रहे, जब तक इनके हाथ में था सारा कुछ, बाबर एज ए कैप्टन था, तो आप नहीं समझते कि उन्होंने ऑल्टरनेट प्लेयर तैयार नहीं किए अपने होते हुए? जब आप किसी जूनियर को, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैं बाबर आजम की तरफ आऊँगा, फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम पे जाऊँगा। देखिए, बाबर आजम जो इन्होंने किया है पाकिस्तान की साथ, पिछले तकरीबन 3 या 2 मरतबा ये कैप्टन रही हैं पाकिस्तान का। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो डिस्ट्रक्शन हुई है ना, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, इट्स क्वाइट एन ऑफेंसिव वर्ड आई वुड से, बट जो डिस्ट्रक्शन इनके दौर में हुई है ना, वो गालबन आपको उससे पहले उसकी मिसाल नहीं कहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ने टीम के अंदर आके सिर्फ और सिर्फ अपने यारी दोस्ती गैंग या दो तेरे दो मेरे उस कल्चर को इतना प्रमोट किया कि कोई भी दूसरा बंदा नहीं आ सका उन 3 या 4 सालों में। आप देख लें, साउथ शकील को सिर्फ टेस्ट के अंदर मौका मिला बाबर आजम के जो भी दौर चलता रहा। उसके अलावा शान मसूद ने वनडे में आने की कोशिश की, उसका रास्ता रोका गया। हारिस सोहेल कितना अच्छा एक आपके पास प्लेयर अच्छा था, मिडिल ऑर्डर बैटर बैटर था। उसको 1 या 2 मैचेस आपने दिए, उसके बाद उनको भी चलता कर दिया। इन्होंने सिर्फ ये रखा कि यार मेरी जगह जो है वो टीम के अंदर बनी रहे, या कोई बंदा आए भी तो वो एक एवरेज परफॉर्मर हो, जाके टीम के अंदर वो जाके उस तरह से ना चल सके तो उसका एक हमें कहने का मौका ना मिले कि जी हमसे कोई बेहतर प्लेयर मौजूद है। बाबर आजम ने आई थिंक जो इनकी, अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली बाबर आजम, इससे पहले भी अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री में चले जाएं 90 से लेके आप तक, हाँ जी, आप पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। पहले ये इंडिया में भी प्रॉब्लम था, बट 2007 के बाद जब उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता और उनके बोर्ड के अंदर चेंजेस आई, 2007 के वर्ल्ड कप में वो पहले राउंड से जब बाहर हुए तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम चेंज किया, पूरा सिस्टम। जब महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने कैप्टन बनाया, महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन बन के तो VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को टीम से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला, एक नया टैलेंट लेके आए। पूरी गेम डेवलपमेंट, गेम अवेयरनेस, इस मॉडर्न क्रिकेट जो है ना, इसका बानी अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी को डिक्लेयर करूं तो बेजाना होगा। और उसके बाद आप देख लें 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, बिल्कुल जीता। 2014 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, बिल्कुल जीती। काफ़ी और भी टूर्नामेंट्स मतलब जीते उसके अलावा, और उनकी टीम उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा खड़ी हो चुकी है। आज भी आप विराट या रोहित नहीं खेलते आपका जो T20 है, बट उनकी टीम अभी भी, वो अभिषेक शर्मा, हाँ जी, आते ही उन्होंने सेंचुरी कर दी। 4-4 5-5 प्लेयर्स उनके पास आपके बैकअप में मौजूद हैं। दूसरी तरफ यही बात आप पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते। दूसरा आपने क्वेश्चन किया ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का सिस्टम है। आपकी कैटेगरीज हैं ABCD। जब तक आपने D कैटेगरी में तो आपके वेटरन्स या जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं वो होते हैं। आपका एक पूरा क्लब क्रिकेट का एक पूरा स्ट्रक्चर है। क्लब क्रिकेट्स जो है उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको फंडिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो उनके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं हर साल के, उसके बाद उनकी जो स्टेट्स की टीम है उसके लिए उनको कंसिडर किया जाता है, उनके ट्रायल्स लिए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, एक बाकायदा उनकी जो उनको प्लान्स दिए जाते हैं, न्यूट्रिशन का प्लान दिया जाता है, उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, मेंटल अवेयरनेस, प्लेयर डेवलपमेंट, फोकस, ये सारे इस तरह के प्लान्स होते हैं। आपके साथ साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनको एंगेज किया जाता है ताकि वो आके आपकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। फिर उसके बाद
जब बहुत से प्लेयर्स, जब ये सारे प्रोसेसेस, ये कोर्सेज, ये सारा उनका एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद जब वो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, हुँ, उसके बाद भी उनकी एंगेजमेंट्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ाई जाती हैं। उनको ट्रेन किया जाता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इम्प्रूव की जाती हैं, उनको अवेयरनेस। एक तो उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, जो कि उन्होंने सीज़न के दौरान खेलनी है। सीज़न होता है नॉर्मल क्रिकेट का, ये सितंबर से लेके और मार्च तक। हुँ, बट मार्च से लेके और अप्रैल से लेके और नेक्स्ट अगस्त सितंबर तक उनको डिफरेंट लीग्स के अंदर एनकरेज किया जाता है कि आप जाएं उधर खेलें, ताकि उनको, मोस्टली प्लेयर्स उधर के इंग्लैंड जाके खेलते हैं। हुँ, उसके अलावा उनको, अगर वो नहीं जा रहे तो ऑफ सीजन में उनको एक पूरा प्लान दिया जाता है, और उसके बाद जो उनकी टीम के मेंटोर्स और कोचेस होते हैं वो उनको बाकायदा मॉनिटर करते हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते हैं हुँ, कि आया ये डेविएट हो रहे हैं या ये अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। फिर हुँ, उनको एनकरेज किया जाता है कि आप ऑफ सीजन अपने आप को एंगेज रखें, आप फुटी खेलें, आप जो है वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल के अंदर आ जाएँ, हॉकी के अंदर जाएँ, ताकि आपकी जो जो गेम डेवलपमेंट या जो आपकी प्रोग्रेशन है उसके अंदर किसी किस्म की कमी ना आए। हुँ। तो इसके अलावा जब वो आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी Yes, वेल-बीइंग के this is काफ़ी a very valid चेक्स, thing. आपके चेक्स करते हैं। लाइक अभी जो प्लेयर है जो कि इंडिया के खिलाफ 2018 में, आई थिंक उन्होंने डेब्यू किया था 2017 में या 18 में, एक्सक्यूज़ मी फॉर द ईयर, बट इन दोनों सालों में कोई एक साल था, विल पकॉस्फी और विल पटॉस्की, इसका ये उनका नाम था। उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, मगर उसके बाद उनका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम उनको लगा है, जब वो हुँ, नीचे विक्टोरिया की टीम की तरफ से खेल रहे थे, लाइक रीजनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर। तो उनके कोचेस ने एड्रेस किया कि यार इस बंदे को कोई प्रॉब्लम, लाइक मेंटल हेल्थ का या कोई डिप्रेशन को डायग्नोज हुआ, जिसकी वजह से आई थिंक उनके काफ़ी नंबर ऑफ, उन्होंने रिहैब्स, लाइक रिटर्न टू वर्क या रिटर्न टू क्रिकेट फील्ड, उन्होंने प्रोग्राम्स अरेंज किए। मगर 2-3 साल गुजारने के बाद भी जब उनकी वो प्रोग्रेशन या डेवलपमेंट नहीं हो सकी, तो लास्ट ईयर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, क्रिकेट विक्टोरिया या क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स ने, कि जी विल अब इस लेवल के ऊपर नहीं आके रिप्रेजेंट करेंगे, विल दूसरे कैरियर्स के अंदर, या हम उनको बैक एंड के ऊपर उनको प्रमोट करेंगे, या हुँ, उनकी जो खिदमात हैं उससे हम इस्तेफादा करेंगे, मगर अब वो नेशनल लेवल की ड्यूटी नहीं प्ले कर सकते, बिकॉज उनकी अच्छा। मेंटल हेल्थ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आप हुँ। मुझे बताएं, कभी आपकी फ्रेंचाइजीज कहते हैं जी हम बहुत पैसा लगा रहे हैं, हम स्पॉन्सरशिप्स ढूंढ रहे हैं, कभी किसी ने मेंटल हेल्थ, वेलबींग, प्लेयर डेवलपमेंट, फोकस, इस तरह के वर्ड्स नहीं, आपको कभी यूज़ किए हो, आपने सुना हो? प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर तो सिर्फ़ एक वाहद एक फ्रेंचाइज़ है लाहौर कलंदर जो काम कर रही है जी और उन्होंने बिल्कुल। किया तकरीबन 6.5 लाख बच्चों को उन्होंने उन्होंने ट्रायल्स लिए हैं और फिर ओपन ट्रायल्स होते हैं। इस दफ़ा आई वाज़ द विटनेस के जब ट्रायल्स हुए थे उस फ्रेंचाइज़ के, सो दिस क्रेडिट आई एम गिविंग टू लाहौर कलंदर जी जी। के 14 से 15,000 बच्चे आए विदिन 2 डेज़ उन्होंने वो सारे बच्चों के कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था जिनके ट्रायल्स उन्होंने ना लिए हों और नॉर्मली अगर आप कोई अंडर 19 रीजन किसी चीज़ के भी ट्रायल हो तो इतने बच्चे नहीं आते आपके पास जितने बच्चे मैंने पर्सनली देखे जब लाहौर कलंदर के ट्रायल्स हो रहे थे। ये अभी 3 महीने पहले की बात है। लेकिन जब अगर 5 फ्रेंचाइज़ीज़ की हम बात करते हैं तो उसमें वो कुछ भी आपको नज़र नहीं उसमें आता? मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो उसी वक़्त एक्टिव होते हैं जब पीएसएल आता है या हाँ जी। ड्राफ्टिंग होती है उस वक़्त हमें वो अपने चेहरे जो है ना वो अवाम को दिखाते हैं कि हम क जो है ना फ्रेंचाइज़ मालिकान हैं। हाँ जी। तो उस्मान भाई ये जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, मैंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट के ऊपर आपकी बहुत नज़र है। जी। अभी रिसेंटली मोहम्मद अब्बास जी। न्यूज़ीलैंड की नुमाइंदगी की उन्होंने और क्या शानदार वो ऑलराउंडर है। कैसा उनके मतलब? वालिद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अज़हर अब्बास। वो भी पाकिस्तान में ही क्रिकेट हुँ। खेले थे, फ़ास्ट बॉलर थे, बड़े अच्छे वो फ़ास्ट बॉलर थे। लेकिन उन्होंने क्या फ़ैसला कर लिया कि भई मैंने अपने बच्चे को न्यूज़ीलैंड में ही खिलाना है। सो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम फ़ॉलो करना चाहें या उनसे कुछ सीखना चाहें, तो वो कैसे सीखेंगे हम लोग? आई बिलीव इसके अंदर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो इसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है आपका क्रिकेट बोर्ड। हुँ, क्या क्रिकेट बोर्ड ने कभी इन बोर्ड्स को एंगेज किया है विद रेफरेंस टू ऑल दीज टूल्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, कि आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम कैसे कर रहे हैं, आप हुँ, उनकी डेवलपमेंट किस तरह कर रहे हैं, चैनलाइज कैसे कर रहे हैं हुँ, सारी इंफॉर्मेशन को? आप, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि जो ही आपका चेयरमैन चेंज होगा, जो नया चेयरमैन आएगा उसकी सारी टीम भी नहीं आएगी। हुँ, अगर लेट से पिछले चेयरमैन ने कुछ 10 प्रोग्राम स्टार्ट किए होंगे तो नया आने वाला उन 10 को पहले, सबसे पहले जो है रद्दी की टोकरी
में डालेगा और अपने 5 प्रोग्राम्स ले आएगा, ठीक है। उसके ऊपर काम शुरू करेगा, फिर जब वो किसी लेवल तक पहुंच जाएगा फिर ही विल बी रिप्लेस्ड। तो इस तरह की स्टेबिलिटी, क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम सुना है? मुझे नहीं पता। न्यूजीलैंड का भी नाम सुना है? I don't बिकॉज know. दे पीपल डू नॉट नीड टू कम फॉरवर्ड एंड लेट यू नो दैट वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मौजूद है कि दिस पर्सन होल्ड दिस पोर्टफोलियो एंड द अदर पीपल आर रिपोर्टिंग टू हिम और वॉट एवर। वो एक फिक्स पीरियड के लिए, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर, दीज सोसाइटीज आर वेरी रेगुलेटेड व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशंस, एक्ट्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके अंदर उनका एक प्रोसेस है, जब वो उस प्रोसेस के तहत बंदे उनके इलेक्ट हो गए हैं तो फिर आप उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उस वक्त तक आप उनको नहीं हिला सकते। आपने उन्हीं के साथ गुजारा करना है। हाँ, उनकी आप अकाउंटेबिलिटी होगी, दे आर रिपोर्टेबल। तो ये क्रिकेट बोर्ड की स्टेबिलिटी तो जो कोई है, भी अकाउंटेबल नहीं है यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का ए भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखें, आजकल आपके चेयरमैन है मोहसिन नकवी, इनसे पहले जो भी चेयरमैन थे, उससे पहले जो भी चेयरमैन थे, आई थिंक पिछले 3 सालों के अंदर 4 या 5 चेयरमैन हुए, उसका तो हर बंदे को नाम पता होगा। पहले तो वो एक डुगडुगी चल रही थी ना कि नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, फिर उसके बाद अब ये आ गए। तो ये एक आपका जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो जब तक ये मौजूद है, ये आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए पहले आपको अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। पहले अपनी गैप असेसमेंट करनी पड़ेगी कि हम खड़े किधर हैं। फिर उसके बाद एवेल्युएशन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हम ले सकते हैं, सही है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हालिया दौर की अगर बात करें तो गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन ही है। गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीकन जो बहुत बड़े कोच थे, फिर आपने उनके साथ क्या किया? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि फिर उसके बाद हमने गिलेस्पी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमने देखी, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। सो आपको लगता है कि कोई फॉरेनर कोच हमारे पास आएगा और हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, या जो फॉरेनर कोचेज आते हैं या लोकल कोचेज होते हैं, तो क्या हमारी जो प्लेयर लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग होती है? आपकी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर लॉबी है, जिसके अंदर मोस्टली 90 के क्रिकेटर्स हैं, लाइक सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक और वकार यूनस, यू नो, ये लोग आप देख लें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पिछले 95 से लेके अब 2003 से लेके अब तक, जब मोस्टली गालिबन सकलैन मुश्ताक ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2004 में खेला था इंडिया के खिलाफ, 204 स्कोर उनको पड़ा था, 1 विकेट मिली थी। अच्छा, उस वक्त से लेके अब तक जितने भी ये प्लेयर्स हैं ना, यही घूम घुमा के आ रहे हैं। इसके अंदर एक मिसबाहुल हक का नाम आप ऐड कर लें, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी 2016-17 में, तो उसके बाद से वो भी ये ऐसे, ये जो मैंने आपको नाम गिनवाई हैं, वकार, सकलैन, मुश्ताक अहमद, उसके बाद मिसबाहुल हक, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के जो आपको हर दौर में मिलेंगे। कोई भी दौर हो, कोई भी चेयरमैन हो, ये इनकी ऐसी वो सीटी है ना, ये कहीं ना कहीं सेट बैठ ही जाएगी। तो फिर आपने जब इन्हीं बंदों को लाना है, घूम घुमा के लाना है, बार बार लाना है, और इनमें से कोई भी ऐसा क्रेडिबल नाम नहीं है कि जिसने कोचिंग के अंदर किसी और टीम के साथ जाके कोई ऐसा वो किया हो, माइलस्टोन अचीव किया हो कि अगली टीम जो है उसने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती हो। इनमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है। सही। आप देखें, वकार यूनस जब भी कोच बनते हैं, पाकिस्तानी टीम में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उसके बाद इंजमाम जब भी वो सिलेक्टर बनते हैं या कोच बनते हैं, एक धड़ा डिफरेंट हो जाता है, दूसरा धड़ा डिफरेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली 90 के क्रिकेटर्स या उसके बाद इवन अर्ली 2000 के क्रिकेटर्स में उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि उनमें आपस में कभी भी यूनिटी नहीं थी। आपस में ये लोग इतनी कोई इनके दरमियान तल्लुकात भी नहीं थे या इस तरह, और ये हमेशा जब टीम में थे तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। और उसके बाद जब ये आते हैं फिर किसी भी रोल में, लाइक कोच के रोल में या किसी और रोल में, तो फिर ये जो दूसरे यंगस्टर्स होते हैं, फिर ये उनसे अपने बदले निकालते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से चांस नहीं देते, लाइक पर्सनल उनके साथ हो जाते हैं। देखें, ऐसे इन सारी मिसालों से जो है ना, मैं आपको बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं, बड़े वाक़यात शेयर किए जा सकते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनका कैरियर इस वजह से भी ख़त्म हो गया, जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो किसी की गुड बुक में नहीं थे। कोई इंजमामुल हक की गुड बुक में नहीं था, कोई वकार यूनस की गुड बुक में नहीं था। देखिए, एक किसी ने अगर दाढ़ी नहीं रखी हुई तो आपने उसको टीम में चांस नहीं देना। आप इस तरह की मिसालें आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में नहीं मिलेंगी।
तो उनके जो कोचेज हैं उनका एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर उन्होंने रह के काम करना है। उस्मान ख्वाजा आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन उस्मान ओपनर। ख्वाजा की जो ब्रिस्बेन क्रिकेट बोर्ड हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ एक इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हुई है पिछले दिनों कि दोनों को आके बयान देना पड़ा है। ब्रिस्बेन के कोच ने बोला है कि इसने अपनी इंजरी सही तरीके से शो नहीं की, यानी कि ये इंजर नहीं था, ये इंजर था हमारे लिए, बट ये मेलबर्न के अंदर बैठ के वो हॉर्स रेसेस जो होती हैं वो देख रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने पूरी अपनी स्टेटमेंट दी, उसने कहा ये मेरे डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट है, ये मेरी सर्टिफिकेट ऑफ कैपेसिटी है जो कि ये आपको शो कर रही है कि आई एम नॉट फुली फिट। तो आप किस तरह कह सकते हैं जाके कि मैं फुली फिट हूँ सारा कुछ। और उसके बाद जो ब्रिस्बेन क्रिकेट बोर्ड है उनके जो फोकल पर्सन थे या चेयर पर्सन थे उनको बैक एंड के ऊपर जाना पड़ा है क्योंकि ही वाज रॉन्ग, ही वाजंट एबल टू प्रूव हिज पॉइंट। उस्मान ख्वाजा ने उसके बाद नेक्स्ट मैच खेला, उसके अंदर बाकायदा उसने परफॉर्म किया, ब्रिस्बेन की टीम को चैंपियन बनवाया। अब अगर इसी तनाजर के अंदर ले लें पाकिस्तान में किसी का फड्डा हो गया दूसरे प्लेयर के साथ तो वो प्लेयर तो ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उस्मान भाई। आप ये देखें कि उमर अकमल ने अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा वो अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने बच्चे को पाकिस्तान की तरफ से नहीं खिलाना। मतलब वो कितना डिसअपॉइंटेड होगा इस सिस्टम से कि उसने अपने बेटे के लिए अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए। अहमद शहजाद को अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब भी स्पेशली हमारे जो कोच हैं, जो 3 मरतबा कोच रहे हैं, हाँ जी, ठीक है जी, जब भी वो आते हैं तो इस तरह की बातें, और ये तो कैटेगोरिकली ये बात करते हैं ये प्लेयर्स जिनके मैंने नाम लिए कि हमारा जो कैरियर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम हमारा वहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं 2000% आपसे एग्री करता हूँ शाहनवाज भाई। इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि ये प्लेयर्स को फिर इतने गलत तरीके से डील करते हैं। लाइक उमर अकमल सेंचुरी करके आ रहा है बाहर, 105 स्कोर बना के आउट होके बाहर आ रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम किस तरह खेल रहे थे, ये तो विकेट 150 वाली है, 150 स्कोर क्यों नहीं किया। अच्छा, उसके बाद उमर अकमल अगर किसी दिन जल्दी आउट होके आ रहा है तो उसको कहा जा रहा है वकार यूनुस की तरफ से, और भाई क्या कर रहे हो, ये तो विकेट बड़ी रुक के खेलने वाली थी, तेज क्यों खेल रहे थे। चलिए ये तो उमर अकमल की मिसाल, ये तो आई थिंक ये तो मीडिया के ऊपर भी आई हुई है। जफर गोहर, जी जफर गोहर पाकिस्तान की तरफ से एक टेस्ट मैच खेले थे न्यूजीलैंड में। एक में उन्होंने पहली इनिंग्स में 37 स्कोर किया था, दूसरी में 34 किया था। उसके बाद आपने उसको चांस नहीं दिया। उस पूरे टूर्नामेंट में वकार यूनुस वाज द कोच आई बिलीव। वकार यूनुस का एटीट्यूड इतना रॉन्ग रहा उस नौजवान प्लेयर के साथ कि उसको आप एक तो टीम में जो कर रहे हैं वो तो एक अलग साइड के ऊपर है। अब अगर एक बंदा स्विमिंग कर रहा है तो आप उसको कह रहे हैं तुमने क्या पहना हुआ है, तुम क्यों स्विमिंग कर रहे हो, ऐसे ये टाइम है स्विमिंग करने का। लाइक यू आर डीलिंग दीज प्रोफेशनल प्लेयर्स हु आर एडल्ट्स लाइक अ स्कूल गोइंग किड्स, समथिंग लाइक दैट। अब आप अगर किसी बंदे के साथ ऐसे करना स्टार्ट करेंगे तो क्या उनकी मेंटल हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होगी जो कि प्लेयर्स। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप पाकिस्तान की टीम के मेंटोरशिप से, टू बी ऑनेस्ट, इंजमाम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक अहमद और 2-3 और नाम, इनको अगर परमानेंटली साइड पे कर दें, यानी कि इनको कह दिया जाए कि जो मर्जी चेयरमैन आ जाए, बेशक मोहसिन नकवी 10 साल रहें या कल चले जाएं, उनकी ये अगर नाम टीम के साथ नहीं होंगे तो आपकी टीम जो है वो फॉर श्योर नेक्स्ट 6 to 12 months में एक डिफरेंट लेवल के ऊपर आएगी। कोच का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके आगे आने में। और उसके बाद आप, अच्छा उस्मान भाई मुझे ये बताएं, आपकी क्रिकेट के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है। सो आपने इन प्लेयर्स का नाम लिया कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको अगर आप मतलब क्रिकेट बोर्ड के पास ना आने दें, खैर ये तो जस्टिस की उनकी रिपोर्ट भी थी कि ये उन्होंने कुछ प्लेयर्स के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन चलिए मुझे आप ये बताएं, आपके जहन में जितनी आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की क्रिकेट कवर करने का, फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट, कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनको अगर मौके दिए जाएं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट जिस लेवल पे चली गई है अब आपने इनको ठीक करना है, तो वो कौन से नाम होंगे? आपको अपने बोर्ड के अंदर लेके आना पड़ेगा किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी को, लाइक वसीम अकरम।
वसीम अकरम के बारे में बहुत से लोग डिफरेंट आरा रखते हैं, मगर वसीम अकरम का एक जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो है, उससे आपने कभी भी इस्तेफादा नहीं किया। 2003 में वसीम अकरम ने अपना आखिरी मैच ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप में। हम्म। उसके बाद से लेके आज तक आपने उसको कमेंट्री और इस तरह की असाइनमेंट्स में आपने देखा है, मगर बोर्ड के अंदर आपने कभी भी वसीम अकरम को नहीं लेके आए। ऑफर्स तो कई मर्तबा हुई हैं। मगर उनको जिस तरीके से ऑफर्स हुई हैं, वो ऑफर्स नहीं एक उनके वो जो उनके स्टेटस के मुताबिक उसको नहीं ऑफर्स थी कि किसी के अंडर काम करना या इस तरह। देखें, बोर्ड के अंदर अगर आप वसीम अकरम को लेके आते हैं और अपनी जो प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए किसी ऐसी एंगेजिंग पर्सनैलिटी लाइक शुएब अख्तर हम्म। या जो एक फास्ट बॉलर थे हमारे शाह नज़ीर, हम्म। इस तरह के लोगों को लेके आते हैं जिनको मॉडर्न क्रिकेट का पता है, जो परफॉर्मेंस ले सकते हैं, आपके प्लेयर्स डेवलप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी टीम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर चली जाएगी और एक कोच कोई मतलब कि आपका बाहर का जिस तरह का गैरी क्रिस्टन या जेसन गिलेस्पी या कोई भी और इस तरह का नाम जिन्होंने डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया, इंग्लिश टीम्स के साथ काफ़ी अच्छे कोचेस ने काम किया है। एक आधा बंदा टीम के साथ ऐसा हो और एक आधा बंदा लोकल हो लाइक शुएब अख्तर या जो सही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटीज एंड वन ऑफ द पर्सन लाइक वसीम अकरम इन द बोर्ड। आप इस मेरी बात लिख के रख लें 6 महीने और उसके बाद आप देखिएगा आपकी टीम किधर पहुंच जाती है। लेकिन वसीम अकरम की तो हालिया स्टेटमेंट है, अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो ट्रांसमिशन कर रहे थे तो वो तो कई मरतबा उनको ऑफर भी हुई कि आप आएँ। दूसरी उनकी हालिया जो स्टेटमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई मैं कैंप के लिए अवेलेबल हूँ कि अगर आप कोई कैंप लगाते हैं, यस मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं एज ए कोच या टीम के साथ रहूँ, तो वो तो हमेशा एक बात करते हैं कि मुझे टेंशन लेने की मेरी उम्र नहीं है, कि लोगों की जो कमेंट्स होते हैं बड़े नेगेटिव किस्म के कमेंट्स आते हैं, मैं वो सुन नहीं सकता। देखें, वसीम अकरम 356 मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं उन्होंने। मॉडर्न एरा में भी क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी 502 उनकी विकटें हैं इंटरनेशनल की, ठीक है। उनको आज तक जितनी भी ऑफर्स हुई हैं, आपने कोई भी ऑफर आपने सही जबकि वो तरीके से नहीं पाकिस्तान की की। ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि वो हमने आईपीएल में देखा है उनको कोचिंग करते हुए। वो उनको हमने शॉर्ट टर्म्स की ऑफर्स हुई हैं। अगर कोई भी बंदा किसी भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है ना, आपका चेयरमैन या इस तरह की, देखें आपने रमीज राजा को भी तो चेयरमैन बनवाया ना, या बनाया। जी जी। तो आप इस तरह अगर वसीम अकरम को लेके आए तो आपका बोर्ड आपका और उनको एक बाकायदा अथॉरिटी दी जाए कोई 1 साल या 2 साल के लिए, आपकी चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाएंगी। और नीचे कोई प्लेयर हो शुएब अख्तर जैसा, शुएब अख्तर इज रियली वन ऑफ द कैरेक्टर कि मैं समझता हूँ कि आप आज ले आए शुएब अख्तर को और अपनी बॉलिंग का 3 महीने बाद मुआवजा कर लें। लेकिन एक और चीज़ देखें उस्मान भाई कि खान साहब की जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की, तो इमरान खान और वसीम अकरम तो बहुत करीबी हैं। सारी क्रिकेट इमरान खान ने वसीम अकरम को खिलाई है। बल्कि वसीम अकरम का तो ये कहना है, कई स्टेटमेंट्स मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो कपड़े हम पहनते थे, हमें वो बताते थे कि कौन से कपड़े पहनने। तो फिर इससे ज़्यादा बाइख्तियार और कौन हो सकता है अगर उस वक़्त के दौर में अगर वो वसीम अकरम चेयरमैन बन जाते तो। वसीम अकरम उस वक्त उन्होंने इसलिए नहीं चेयरमैन की, जो अपनी लॉबिंग नहीं की, ऑब्वियसली आपको लॉबी करनी पड़ती है, तो उस वक्त उनके पास ऑलरेडी 6 या 12 महीने की असाइनमेंट्स अगले बुक थी। मगर जब उनका वो टाइम आया तो उसके बाद फिर उन्होंने रमीज राजा को वो ऑफर मतलब लाइक करवाई या सारा कुछ हुआ। आई बिलीव वसीम अकरम को आज भी प्रॉपर तरीके से एक ऑफर की जाए या लाया जाए तो आपकी क्रिकेट की बेहतरी के लिए और उनको फ्री हैंड दिया जाए। देखें, एक वसीम अकरम के लेवल का प्लेयर है, आप उसको सगलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। उसकी वजह यह है कि वसीम अकरम का एक अपना पोर्टफोलियो है। वसीम अकरम को अगर आप फ्री हैंड देंगे तो वो आपको डिलीवर करके देंगे। इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, दूसरे प्लेयर्स वकार यूनस वगैरह, अनफॉर्चुनेटली इनका उतना लेवल या ये उस लेवल पे इन्होंने क्रिकेट जाके नहीं खेली है, उस लेवल की इन्होंने क्रिकेट की सेंस नहीं है जो आपको वसीम अकरम या शुएब अख्तर के अंदर मिलती है। उसके अलावा आपके पास जो आपके लोकल बॉलर्स हैं लाइक शाह नज़ीर एक बहुत ही अच्छी क्रिकेटिंग सेंस के मालिक हैं मेरे ख्याल में। इस तरह के बॉलर्स को अगर आप लेके आएंगे तो आपको आपके कहीं बाहर देखने की जरूरत भी नहीं है। और एक आधा अगर आप बाहर से कोई आप ले भी आए, अगर आपको कोई अच्छा लगे, आपने देखें प्लेयर पॉलिटिक्स अगर आपने ख़त्म करनी है या अपनी टीम को आप बोर्ड के मामलात को सही तरीके से चलाना है तो कोई आपको एक फेयर, एक फ्री या एक ऑनेस्ट बंदे को लेके आना पड़ेगा टीम। लेकिन उस्मान भाई इसमें बहुत सारी जो
चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं नॉर्मली हमने देखा है। अब अगर बाबर आजम का कंपैरिजन शुरू कर दें जी, ये लाइक रिकी पॉन्टिंग और जैसे बड़े बड़े प्लेयर, माइकल क्लार्क जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, जैसे प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो स्टीव स्मिथ वगैरह, या और जो करंट प्लेयर हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, कि टेक्निकली ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस कंपैरिजन को, इस जो जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती हैं, उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि देखिए, क्या बाबर आजम का कोई कैलिबर है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ? बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली, आप आज कोई अंडर 16 या अंडर 19 का कोई भी एक अच्छा बॉलर बाबर आजम को आउट कर सकता है। एक अच्छा स्पिनर भी आउट कर सकता है, और अच्छा बॉलर जो फास्ट बॉलर है अंडर 19 अंडर 16 का क्लब लेवल का बॉलर बाबर आजम को उनकी करंट फॉर्म के साथ आउट कर देगा, जबकि बाकियों के साथ मैं ये नहीं समझता। देखें, आपने जो नाम लिए हैं बाबर आजम को, उनमें किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। देखें, उनके ज़मानों में, रिकी पॉन्टिंग के ज़माने में जो बॉलर्स थे, विराट कोहली के आज साथ भी तो हाँ, कंपेयर किया जाता है, वो किंग कहा जाता है विराट, ये जो आप देखते हैं कंपैरिजन, इस तरह के ये कंपैरिजन्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे इनकी पेड जो टीम्स हैं, जो बाबर आजम की, रिजवान की या बाकी प्लेयर्स की, वो इनकी कैंपेन्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल, मतलब अनफॉर्चुनेटली इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाबर आजम 50 स्कोर करेंगे 95 बॉल्स खेल के या 78 बॉल्स खेल के, और अगले दिन आ जाएगा बयान आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने एक एक दो दो मैचेस खेले हैं, लाइक तनवीर अहमद या दूसरे प्लेयर्स जो हैं, वो आपको बयान देना शुरू कर देंगे, ओ जी बाबर टीम के लिए ज़रूरी है, बाबर के बगैर टीम ही नहीं है। और भाई बाबर जो है वो आपकी टीम के लिए कैसे लाज़िम मुलज़ूम हो गया है? यहाँ तो हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट, एक प्लेयर का एक टाइम होता है, उसने टाइम के बाद आना है, खेलना है, अपना टाइम जाना है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? फिर इसी तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 या ढाई सालों में, या पिछले 4 सालों में जितना नुकसान पहुंचा दिया है पाकिस्तानी टीम को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पर क्या आपने आज से पहले कितने दौर गए? आपने भी देखा है दौर कितने आए गए। कभी आपने देखा था पाकिस्तानी टीम को नेपाल से कंपेयर करने की बातें हो रही हैं, या ओमान से कंपेयर करने की बातें नहीं होता था। पाकिस्तान की टीम इवन मिसबा के टाइम में, जब व्हेन मिसबा वाज द कैप्टन, ये आपकी टीम तकरीबन तीसरे या चौथे नंबर पे फॉल करती थी। मिसबा ने काफी टेस्ट सीरीज आपको जितवाई सईद अजमल, अब्दुल रहमान के साथ। हाँ जी, आज आप देख लें, आज आप जब बात होती है एशिया की, तो सबसे पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान से इस वक्त आगे है अपनी उनके इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग टैलेंट। कैसे हो गया? आप यहाँ तक कैसे ही किस तरह पहुंच गए आप कि आप बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश भी कभी कभी आपसे ऊपर शो हो रही होती है। बांग्लादेश ने भी आपको सीरीज हराई है 3-0 से 2016 में या 15 में। नहीं, अभी रिसेंटली भी उन्होंने हराई है, अभी ये पिछले साल की बात है। हाँ जी, पिछले साल वो आपको टेस्ट सीरीज आपके घर में आके हरा के गए हैं। तो ये आप देख लें, आपके सामने ये सारे स्टैट्स आपके पास देखें। एक तो राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट नहीं है, फिर उसके बाद आपकी टीम के अंदर प्लेयर पावर है, फिर आपकी टीम के अंदर अनफॉर्चुनेटली सन इन लॉज काफ़ी खेल रहे हैं। यानी कि अपने सन इन लॉज को खिलवा के क्रिकेट आप करवा लो। आप देखें सगलैन मुश्ताक के जो सन इन लॉ हैं, शादाब खान, 104 T20s खेल गए हैं। 104, 2 नहीं 3 नहीं, 104। अभी शाहिद अफरीदी हैं, तो उनके जो हैं सन इन लॉ, मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। नहीं, बिल्कुल अच्छी रही है, बिल्कुल अच्छी रही। हम वो ऐसे नहीं ले रहे, मगर जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, मगर जब आप 4 मैचेस में 30 स्कोर करेंगे, 1 विकेट लेंगे, या आप 4 ओवरों में 75 स्कोर देंगे, 55 स्कोर देंगे, शाहीन की बात कर रहा हूँ, फिर आपको कैसे नहीं आपके ऊपर बातें उठेंगी, कैसे नहीं लोग आपके बारे में बातें करेंगे। देखें, ये एक ऐसी क्रिकेट एक ऐसी आपकी इंडस्ट्री है या फील्ड है कि जिसके अंदर आप परफॉर्म करेंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ज्यादा बुरी तरह एक्सपोज होंगे। तो ये आपके सामने या सारे जो ज्यादा बुरी तरह एक्सपोज होना है वो क्या है? आपके सामने जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त, हारिस राउफ, नसीम शाह और शादाब खान, हसन अली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये बुरी तरह एक्सपोज होना इसको कहते हैं। ये सब लोग बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा। इनके ऊपर कोई अंडर 16 अंडर 19 लेवल का कोई भी आम एक जाता हुआ एक नागरिक, एक सिटीजन, एक रेजिडेंट, कोई इनके ऊपर इतबार करने को तैयार नहीं है। कोई इनको नहीं कहेगा कि यार ये आज आपको मैच जितवाएंगे या ये कर लेंगे स्कोर। विराट के बारे में आप ये नहीं कह सकते, रोहित शर्मा के बारे में आप ये नहीं कह सकते, अय्यर के बारे में या दूसरे जो प्लेयर्स हैं, राहुल है या KL राहुल है, यादव है, उनके बारे में, बुमराह है, हाँ, इनके बारे में आप ये नहीं कह सकते। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स शादाब खान है,
इससे बेहतर 10 ऑलराउंडर्स थे, आपने ज़ाया कर दिए। आपने आमिर यामीन को मौका नहीं दिया, उसने न्यूजीलैंड में आपको मैच जितवाया, उसके बाद बाहर कर दिया उसको। उसके बाद इमाद भट्ट एक अच्छा अपकमिंग ऑलराउंडर हो सकते थे साबित, आपके परफॉर्म कर रहा है, लड़का नीचे मैचेस जितवा रहा है, आपने उसको नहीं आने दिया क्योंकि वो किसी की गुड बुक में नहीं है, उसकी पीआर उतनी नहीं है। आपने जो उसके अलावा अपने एवरेज प्लेयर्स हुए हैं उनको आप लेके आएंगे क्योंकि वो आपकी लॉबी का हिस्सा है। वो यही है कि ये 2 उसके दोस्त हैं, ये 2 तेरे दोस्त हैं, ये आएंगे टीम में खेलेंगे, कोई परफॉर्म करके 1-2 मैच तो 3, ये एक मैच में परफॉर्म करेंगे, ये इनकी 2 सीरीज बुक हो जाएंगी। जो कोई एक जिसकी पीआर नहीं होगी वो एक मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, या करेगा भी तो उसको अगले मैच से आप बाहर कर देंगे। आप देखें साजिद खान ने कितना परफॉर्म किया, आपने परफॉर्म उसको, उसके बाद आपने उसको साउथ अफ्रीका में लेके जाना चाहिए था, आप नहीं लेके गए क्योंकि आपने अपना भी एक जिताना है कि नहीं आप जो मर्जी करने। साउथ शकील ने परफॉर्म किया है, आपको मैचेस जितवाए हैं, आपके मैचेस बचाए हैं, जो उन्होंने एक मैच साउथ अफ्रीका में भी जो खेला और उसके अलावा। बट आपने अब इंडिया में उन्होंने 75 स्कोर किया, आई थिंक 62 स्कोर किया है उन्होंने, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था इंडिया के अगेंस्ट, आपने अगली सीरीज से उनको बाहर कर दिया। तो ये मामला इधर बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। कोई किसी किस्म की आप कह लें कि स्ट्रक्चर नहीं है, बस आप अगर किसी की गुड बुक में आ रहे हैं तो आपको चांस मिलेगा, आप गुड बुक में नहीं आ रहे तो आपको नहीं चांस मिलेगा। लेकिन आप समझते हैं कि कहाँ से हमारे क्रिकेट की बर्बादी का टाइम शुरू होता है, जहाँ से हम क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के जब हम दूसरे ममालिक को देखते हैं, जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया अफगानिस्तान, बांग्लादेश देखते हैं, इंडिया को तो चले देख लें, वो तो बहुत बड़ी नेशन है, बहुत बड़ी टीम है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी टीम, सारा कुछ। तो आपको एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, आप क्रिकेट को बड़ी डीपली काफ़ी अर्से से कवर कर रहे हैं, किस ईयर आपको ये आइडिया हुआ कि यार इसके बाद जो है हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट की जो बर्बादी है ना, इसका जो आगाज़ तो खैर काफ़ी पहले से हो चुका है, जो हमने काफ़ी डिस्कस किया है, मगर जो अब की जो पिछले अगर 4-5 साल की बर्बादी के नेपाल के लेवल की जो क्रिकेट हो गई है, वो उसका आगाज़ हुआ था जब बाबर और रिजवान ने 152 स्कोर चेस किया था इंडिया के अगेंस्ट। उस वक्त से आपकी बर्बादी का आगाज़ हुआ है, अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि उसके बाद आपकी जो प्लेयर पावर है वो सर चढ़कर बोलने लगी थी। नहीं, आपको ये नहीं लगता उस्मान भाई कि जब सरफराज अहमद को आपने कप्तानी से हटाया, वो तो पहले की बात है ना, मैं वो पहले की तरफ मैं समझता हूँ कि जहाँ आपने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया, आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत के आई थी, लड़कों का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, उसके बाद लड़के परफॉर्म भी कर रहे थे, किसी की अजारादारी नहीं थी, कोई दोस्ती यारी वाला एलिमेंट नहीं था, कोई सोशल मीडिया वाला एलिमेंट नहीं था। तो जब आपने मिसबा ने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था कि सरफराज को कप्तानी से हटा के और बाबर आजम को कप्तान बना दिया, जबकि कहा तो ये जाता कि ही इज टेक्निकल वेरी गुड बैटर, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अ गुड लीडर। नो, नॉट एट ऑल। सरफराज अहमद को हटाया गया था एक पॉलिटिक्स करके। टीम के कुछ प्लेयर्स थे जो कि ऑलरेडी सरफराज अहमद के अगेंस्ट हो चुके थे, उनका आपस में गैंग बन चुका था, जिसको अब बाद में यारी दोस्ती के गैंग के नाम से कहा गया। बाबर आजम, हसन अली, हारिस रऊफ, इवन शाहीन भी पहले इनके ग्रुप में थे। तो सरफराज अहमद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज ऑल अलोन, ही वाज लाइक अ लोन वॉरियर। आपने उनके अगेंस्ट की साजिश की, उनको टीम से अलहदा किया, और उसके बाद देखें इन्होंने सरफराज अहमद के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। आई डोंट नो सरफराज अहमद इसको कैसे डील करते हैं, या वो अपनी अंदरूनी महाफिल में क्या आपके साथ वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, मगर इन्होंने टीम के अंदर सरफराज अहमद को जब इन्होंने कैप्टेंसी से उतारा है तो उनको टीम के अंदर रखा है, उनको टीम के अंदर रख के चांस नहीं देते थे, नहीं खिला रहे थे, उनको 16-15 में रखा होता था और पानी पिलाने के लिए उनको टीम के अंदर बुलाया करते थे। ये सरफराज अहमद का मैं समझता हूँ भड़कपन है। आप इमेजिन करें, वसीम अकरम टीम का हिस्सा नहीं है और वसीम अकरम पानी ग्राउंड में लेके आ रहे हैं किसी को पानी पिलाने के लिए। शुएब अख्तर टीम का हिस्सा नहीं है, शुएब अख्तर पानी पिलाने के लिए आ रहा है, लाइक किसी भी प्लेयर को कर लें आप आज के, मतलब बाबर आजम को, या सारा कुछ जो है ये जानबूझ के सरफराज अहमद की मेंटल हेल्थ के साथ इन लोगों ने प्ले किया है, और ये कीप ऑन प्लेइंग, इतना उनको ज़्यादा किया है कि उसके बाद देख लें 2-3 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, बट उनकी उस वक्त तक क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी नीचे जा चुकी थी, उनका स्टैमिना, एंड्योरेंस, वो सारा कुछ जो उनके साथ पीरियड हुआ है। आई थिंक सरफराज अहमद की जगह कोई और प्लेयर होता तो वो बहुत पहले ही किनारा कशी इख्तियार कर लेता क्रिकेट से, मगर फिर भी वो चले। वो 2017, मैं तो जिस तरह पहले मैंने कहा कि काफ़ी देर से आगाज़ हुआ है, मगर अगर आप
जो नेपाल के लेवल की बात करते हैं ना हम, जी, वो जी। उस जीत के बाद आगाज हुआ था जब बाबर आजम के पास सारी पावर आ गई थी। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स अपनी लॉन्च की। आज भी मैं आपको 20 बंदे बता सकता हूँ ट्विटर के ऊपर, जिनका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि भाई उन्होंने बाबर आजम की शान में कसीदे पढ़ने हैं। 4-5 एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जिनका सिर्फ ये काम है, उन्होंने बाबर आजम के बारे में लिखना है। इसी तरह रिजवान की अपनी टीम्स हैं और सारा कुछ, और ये आपको, मुझे, हम सबको ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारे विजडम के साथ, हमारी डिटर्मिनेशन के साथ ये प्ले कर रहे होते हैं। जी, बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। आपके पास बाबर आजम से भरे प्लेयर्स या बाबर आजम के लेवल के प्लेयर्स पहले भी मौजूद थे। साउद शकील, कामरान गुलाम, इवन तैयब तहार वॉज परफॉर्मिंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। वो अलग बात है कि टीम में आके फिर आप नहीं कर पाए। हाँ, टीम में आके आप अगर किसी मिडिल ऑर्डर की या फर्स्ट डाउन के प्लेयर को आप अगर 7वें 8वें नंबर पे कराएंगे, वो क्या बैटिंग करेगा? उस्मान सलाहुद्दीन कितने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। डोमेस्टिक क्यों हैं, आप अगर फॉलो करते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको टीम में नहीं आने दिया कि वो टीम में आएगा, वो 45, 50, 70 स्कोर करेगा, भाई फिर हमारी जगह को खतरा हो जाएगा। तो आप इस तरह के मामलात के साथ कैसे, कितनी देर तक मैनेज करेंगे? अब तो इन सारी मामलात की समझ भी आ गई है, मगर वो क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं, जो लॉबीज़ हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं कि उनको हलाना, कोई बंदा कल को बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड के साथ आएगा तो तभी पॉसिबल हो सके। अच्छा उस्मान भाई, इस तरह की जो क्रिकेट, जो डिक्लाइन है हमारी क्रिकेट का, जाहिर है रेलिवेंट है, हर बंदा बड़ा इमोशनल है, स्पेशली पाकिस्तानी। जब क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तानी एक पेज पे होते हैं, और जाहिर है पाकिस्तानियों के पास, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही इंटरटेनमेंट रह गई है कि जब क्रिकेट होती है, जब हमें स्क्रीन पे या ग्राउंड में नज़र आती है तो हम इंटरटेन होते हैं। लेकिन हमें तो वो इंटरटेनमेंट भी पूरी नहीं मिल रही, हम वो इंटरटेन भी नहीं हो रहे। और फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनी जगह पे, जिस 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 क्रिकेट को हम 90s की क्रिकेट का नाम देते हैं, या हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर थे उस वक्त, तो इस तरह की क्रिकेट तक हमारा जो सफ़र है वो कितना अरसा लग सकता है? अगर आपके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने का टाइम है कि जो आपकी क्रिकेट जो है वो एटलीस्ट एक विनिंग पेज पे चली जाएगी, अगर आपके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जिस तरह मैंने कुछ नाम लिए, मगर अगर आपके पास वही लोग होंगे जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो मैंने 4-5 नाम आपको गिनवाए, या उनके ही कोई, उनके ग्रुप्स के कोई लोग होंगे, कोई वकार यूनस के ग्रुप का होगा या कोई सकलैन मुश्ताक टाइप होगा बंदा, फिर आपकी क्रिकेट कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकेगी जहाँ पे आपकी 90s में थी या पहले डेकेड में थी, 2010 में, 12 में थी। मैं 91 से या 91 के, मैं उस वक्त से क्रिकेट देख रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ऐसे प्लेयर्स को देखा है जिनका कैरियर मेरे सामने शुरू हुआ और उसके बाद मेरे सामने ही ख़त्म हुआ। जी जी। मगर मैंने इस तरह की जो ज़िल्लत अमेज़ किस्म की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो मैंने कभी भी नहीं देखी, जो मैंने पोस्ट 2022 देखनी शुरू की है। और आपके अंदाज़ा करें कि इनकी मेंटल लेवल का और इनकी मेंटल स्टेबिलिटी का, कि ये एक ज़लील तरीके से हारते हैं पहले मैचेस और उसके बाद उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। उसके बाद कहते हैं कि हम अभी देखें न्यूजीलैंड से हारे हैं, जी जी, मैं 3-0 से ये मैच हारे हैं अपनी ओडीआई की सीरीज, और 4-1 से हारे हैं T20। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी अब PSL हमारे लिए इससे बड़ा टूर्नामेंट है, इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कौम को खुशखबरी देंगे एशिया कप के लिए करके। ये आपको आई कैंडीज देते हैं, ये आपको लॉलीपॉप्स देते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि इनका नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि अपीरेंटली इनके सामने चेयरमैन भी बेबस है। या आप देख लें, अगर चेयरमैन ने चेंजेस करनी हो तो ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की मार है, मगर आपके, मुझे नहीं लगता कि अगले इस PSL के बाद भी, PSL के बाद आप देखिएगा 2-4 प्लेयर्स जो परफॉर्म करेंगे या एक इनिंग्स खेलेंगे, उनकी आपको सोशल मीडिया के ऊपर वो कलाबे नजर आएंगे ज़मीन आसमान के, कि आप कहेंगे कि भाई ये तो डॉन ब्रैडमैन बन गया है या ये तेंदुलकर है। तो ये मामला आता है। नहीं तो उस्मान भाई, इसमें तो फिर देखिए क्रिकेट का फ़र्क तो आता है कि जो अभी PSL में परफॉर्म करेगा, PSL में परफॉर्म करने के बाद जनाब वो डायरेक्टली वो नॉक करते हैं कि जी हमने परफॉर्म कर दिया है 20 ओवर की क्रिकेट में, हमने वाइट बॉल में इतने आउट कर दिए हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में इतने आउट कर दिए हैं, हमने इतनी सेंचुरियां कर दी, इतने रन्स कर दिए हैं, अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है पाकिस्तान खेलना। तो अगर इस तरह की कोई सीन होता है कि उनको नहीं खिलाते तो पूरी हलचल मच जाती है। कुछ भी नहीं होने लगा शाहनवाज भाई, आप ये हमारी पॉडकास्ट, इट विल बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द डेज टू कम। आने वाले दिनों में जब एशिया कप होगा तो आप उस एशिया कप की टीम के अंदर देख लीजिएगा, बाबर आजम भी होंगे और मोहम्मद रिजवान भी होंगे। मोहम्मद रिजवान हो सकता है ना हो,
मगर बाबर आजम ज़रूर होंगे। हम्म। तो आपकी क्रिकेट यही है कि हम आप दूसरे लोग हम बैठ के बातें करें, हमारे पास एनालिसिस हों, फिगर्स हों, सब कुछ हो, मगर जब बात आएगी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर तो जो हम जिनके लिए बातें कर रही हैं, जिनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, उनकी हम्म। लॉबीज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अपनी पसंद के बंदे टीम के अंदर लेके आएंगी ही आएंगी। अच्छा। आप, मैं, आई थिंक हम सारे और लॉलीपॉप्स जो है ना उनके लिए हम इंजॉय करेंगे। इंजॉय करेंगे। अच्छा, उस्मान भाई आखिरी सिर्फ 2-3 मिनट हमारे पास हैं। उस्मान भाई मुझे ये बताएं, अभी रिसेंट पास्ट में न्यूजीलैंड की बात आपने छेड़ हम्म। दी तो मेरे जहन में भी वो सीरीज़ आई कि जाहिर है आप काफ़ी रेलिवेंट हैं हम्म। उस एरिया से। हाँ जी, हाँ जी। तो 4-1 से T20 पूरी डेवलपमेंट के तौर पे वो टीम हम्म। को लेके गए, सारे लड़के जो नए लड़के थे उनको ऐड किया गया कि हम एक नए। तो ये जो आइडिया था ये हमें आज से कोई 4-6 साल पहले क्यों नहीं आया? और फिर जब ओडीआई में वही हमारे सीनियर प्लेयर खेले तो हम 3-0 से हारे, हम वाइट वॉश हुए हैं। हाँ जी। आप मेरी मुझे पहले भी मैंने कहा कि दिस विल बी यूज्ड एज एन एविडेंस। हमारी जो पॉडकास्ट है, इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए जो T20 की सिलेक्शन थी वो बिल्कुल गलत की। वो हम्म। लड़के डोमेस्टिक के जो T20 स्ट्रक्चर है उसके टॉप परफॉर्मेंस थे ही नहीं। हम्म। हसन नवाज या अब्दुल समद, इन्होंने जो मैचेस खेले हैं, या मोहम्मद हारिस का आप रिकॉर्ड चेक करें जो नीचे है, ये टॉप परफॉर्मेंस नहीं थे। टॉप परफॉर्मेंस कोई और लड़के थे जिनको नहीं चांस मिला। ये आपकी जो करता धरता है, ये उनकी पसंदीदा लिस्ट में थे। मैं इनको डिग्रेड नहीं कर रहा। अब हसन नवाज डेफिनेटली उन्होंने सेंचुरी की है, फास्टेस्ट सेंचुरी की है। वो उनका उतना वो होगा प्लेयर कि वो डेफिनेटली टीम में आया, मगर आप उसको टॉप परफॉर्मेंस नहीं, इन्होंने फिर अपनी पसंद के लड़के सिलेक्ट किए, मोहम्मद हारिस, हारिस नवाज, अब्दुल समद, और इनको टीम में खिलवा दिया। उसके बाद जो आपकी इस तरह आप, और उसमें से अब्दुल समद को हो सकता है अगली सीरीज में चांस ही ना मिले, और फिर उसके बाद उनका जो है वो किस्सा पारी ना कैरियर बन जाए, खत्म। खत्म उनका कैरियर जो है। ये इस तरह के मामला तो बहुत ज्यादा हुए हैं। जो T20 जो 3-0 से हम हारे हैं, जो आपकी उनकी सी टीम से, जो पाकिस्तान की जो मेन टीम है वो हारी है, आप उसके अंदर देख लें आपके बैटिंग लैप्सेस। आप तैयब ताहर को 8वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान आके 70-80 बॉलें, 59-60 बॉलें खेल के 27 स्कोर करेंगे, वो आपकी टीम उधर ही बैठ जाती है। बाबर आजम ने पहले एक मैच में अच्छी बैटिंग की, मगर दूसरे में 2 मैचेस में देखें, अगर आपने 10 मैचेस में एक मैच में परफॉर्म करना है तो ये फिर आपकी प्लेयर वो तो ना हुई कि आप एक डेवलपमेंट कंसिस्टेंट, की तरफ हाँ जा रहे वो हैं कि तो, आप डेवलपमेंट की हाँ तरफ जी। जा रहे हैं। और आपने ओपनर्स जो हैं वो डिफरेंट यूज़ किए। आपके पास कोई अभी साइम अयूब के अलावा आपके पास क्या कोई पीछे बैकअप में ओपनर ही नहीं है। तो जब है ही नहीं तो जाहिर है फिर आपको जो ओपनर बनाने पड़ेंगे, वरना वो भी तो उस्मान भाई आपने भी टाइम देखा है, हमने भी देखा है तो 6-6 आपके कि पास आपके ओपनर्स थे। पास काफ़ी ओपनर्स टीम में मौजूद सईद होते अनवर हैं। आमिर सुहेल ओपनिंग करते थे, तो जी उसके बिल्कुल। पीछे सलीम इलाही, तौफीक उमर, इमरान फरत, ये सब लोग मौजूद थे। फिर उसके बिल्कुल। बाद इनको चांसेस मिलते रहे। अभी भी पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं। देखें, शान मसूद जिनको ये टेस्ट का कैप्टन बनाया हुआ है, उनकी अप्रोच जो है वो कंपेटिटिव क्रिकेट वाली है, मगर उसका आप नाम ही नहीं देखेंगे कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर। उनको सही। टेस्ट तक महदूद कर दिया है। मोहम्मद रिजवान जिनको सिर्फ टेस्ट खेलना चाहिए, वो आपकी T20 में भी नजर आते हैं और आपको ओडीआई के अंदर भी नजर आते हैं। तो साउथ शकील, आप साउथ शकील के अलावा ओडीआई टीम का एशियन कंडीशन में सोच भी नहीं सकते, मगर साउथ शकील को आप नहीं चांस देते। उस्मान सलाहुद्दीन जो पिछले 4-5 सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको टेस्ट टीम के अंदर चांस मिलना चाहिए। कामरान गुलाम को आपको कंसिस्टेंट चांसेस अभी देने चाहिए। उन्होंने साउथ अफ्रीका में आपको मैच जितवाया, जिसकी वजह से आप सीरीज जीते। आपने अगली सीरीज उनको बाहर कर दिया। एक मैच में आई थिंक 18 स्कोर किया, उसके बाद आपने उनको चांस नहीं दिया। कंसिस्टेंसी, ठीक है, इज लैकिंग। जब तक आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक आपके पास कोई दिलेर किस्म का बंदा नहीं आएगा आपके कोचिंग के अंदर, आपकी कैप्टेंसी के अंदर, और जब तक आपका बोर्ड सही राइट मैन फॉर द राइट पोजीशन वाली नहीं बात होगी, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान क्रिकेट विल कम बैक टू इट्स ट्रैक। वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट दैट्स अनफॉर्चुनेटली इज द रियलिटी नाउ। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपके वक्त का। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी मेरी और उस्मान भाई की। उस्मान भाई जितनी वो क्रिकेट को कवर करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, और एक्चुअली ये वो बातें हैं जो मसाइल हैं, हमें इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्रिकेट बोर्ड को इन मसाइल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करनी है। और अगर जैसा सिस्टम चल रहा है इसको ऐसे ही चलने देना है तो ठीक है, फिर एक वक्त आएगा जिस तरह हॉकी या बाकी जो गेम्स हैं वो इररेलेवेंट हो गई है, क्रिकेट भी इररेलेवेंट हो जाएगी। तो हमारी जो क्रिटिसिज्म है या हमारी तनकीद है, इसको आप पॉजिटिव लें, इसको पॉजिटिव सेंस में लें, इसको पर्सनल ना लें, क्योंकि ये वी आर अ पाकिस्तानी। ऐसे पाकिस्तानी हमें दुख होता है जब पाकिस्तान की टीम मैच हारती है, जब कोई बड़ा इवेंट नहीं जीतती, जबकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है
भारत जब वो जीता है तो यकीन करें कि हमें हमारी जिस्म के अंदर आग लग जाती है कि यार हम क्यों नहीं जीते। तो ये एक तकलीफ़ है हमारी, जो हम क्रिकेट फैंस हैं, ये एक जेन्युइन तकलीफ़ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।